नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे दिव्यास्त्र क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे हमेशा की तरह। लेकिन वो आपके कमेंट सेक्शन में एक बार दिखना चाहिए कि हाँ आप सब अच्छे हैं। और चाहे जैसे भी थे, मैं आपसे हमेशा एक बात कहता हूँ कि अभी कम से कम मुस्कुराइए। और अगर कुछ हालात बदले जाएंगे, अगर आज कुछ खराब है तो एक दिन हम उसको अपनी मेहनत के दम पर बदलेंगे दोस्त। अपने स्मार्ट वर्क से उसको हम बदलेंगे, अपने डेडिकेशन से हम उसको बदलेंगे। और वो बदलाव एक दिन जरूर आएगा, चाहे वो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन में हो, चाहे हमारी किसी भी ऐसी कंडीशन में जो आज के समय पर हमें सही नहीं लगती, शायद हम उसको सुधार लेंगे। सुधारना आप ही को है। तो आज की कक्षा में उसी एक सुधार के लिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अपनी साथी एक सीट सिक्योर कर पाए, उसी के लिए आरडब्ल्यू लेके आया था आपके लिए नायक फाउंडेशन बैच, जिसकी कोई फीस नहीं है। साथ ही मंडे टू फ्राइडे इसकी क्लासेस होंगी। जीएस की क्लास आपको हर रोज 1 बजे मिलने वाली है, जिसकी शुरुआत कर रहे हैं हम सब्जेक्ट पॉलिटी से। और आपको पता है कि हमारी महफिल में दिल वाले आते हैं, इसीलिए उनकी उनकी क्या बोलते हैं उसको, मौजूदगी के लिए, उनके आगमन के लिए यहाँ हम सब के लिए फूल बिछाए जाते हैं। तो आपका मैं स्वागत करता हूँ। वो फूल बिछा करके मतलब वर्चुअली फ्लावर्स है, ऐसे मत समझ लेना जी हमें दिख नहीं रहे हैं वो फूल है कहाँ पर। ठीक है, आप सबका स्वागत है दोस्त। पॉलिटी से हम शुरू कर रहे हैं। मैंने आपको बताया है कि आपको जिसको नहीं पता है कि कौन सा सब्जेक्ट कब चलेगा, कैसे चलेगा, उसके लिए मैं पिछले कल जीएस स्ट्रेटजी नायक फाउंडेशन बैच नाम से वीडियो बना चुका था। कैसे नोट्स मिलेंगे, कहाँ पर नोट्स मिलेंगे, वो सारी चीजें इस क्लास में। वहाँ बच्चों को परेशान नहीं होना, उसके लिए आपको जीएस स्ट्रेटजी वीडियो देख लेनी है। वहाँ पर आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। कौन से टीचर किस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, कौन सा सब्जेक्ट कब चलेगा, तो लिख लेना जीएस स्ट्रेटजी नायक फाउंडेशन बैच। तो एक वीडियो में आपको इस बैच की पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी, कहाँ कैसे नोट्स मिलेंगे, कैसे पढ़ाई करनी है। तो अभी आते हैं साथ ही आपके इस पर मुख्य मुद्दे पर, और मुख्य मुद्दा है हमारा पॉलिटी। ठीक है, आज की क्लास में हम समझेंगे संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है। कल की कक्षा में हम समझेंगे भारत के संविधान की विशेषताएं। ठीक है, कि आप लोग जैसे जानते हैं कि लोकतंत्र है तो है क्या। भारत में अगर मैं बात करूं, एकात्मक है संविधान, संघात्मक है या फिर अर्धसंघात्मक है। केसी विहर ने उसको अर्धसंघात्मक यानी क्वासी फेडरल कहा है। तो क्यों कहा है, वो यूनिटरी क्यों नहीं है, साथ ही वो आपका फेडरल क्यों नहीं है, ये सब हम कल की क्लासेस में डिस्कस कर रहे होंगे। आज हम समझेंगे, बहुत सारी चीजें आप सब लोगों को क्लियर होंगी। सिर्फ जरूरत होगी आपका कि कमेंट सेक्शन को आप अपना ऑफ कर दें, मोबाइल या लैपटॉप को खुद से दूर रख लें और कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। क्योंकि कहते हैं अगर एक छात्र जिज्ञासु है, उसमें अगर जानने की इच्छा है तो वो सब कुछ जान लेता है। दुनिया में आप कभी भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कुछ नहीं जान पाओगे। इसके लिए आपको खुद ही प्रयास करने होंगे दोस्त। इसीलिए खुद से दूरी मतलब उस फोन की होनी चाहिए और आपके हाथ में होना चाहिए पेन और कॉपी। दोस्त आप सबसे पहले जो हम यहाँ पे इस नायक बैच में आपका सब्जेक्ट पूरा करने वाले हैं, उनका टाइम आप सब लोगों को पता चल चुका होगा। सुबह 9 बजे राहुल सर के साथ में मैथ्स इंग्लिश ये आज बताऊंगा, और आज के बाद में फिर टाइम टेबल के बारे में डिस्कशन नहीं होगा। विपिन सर के साथ में इंग्लिश वोकैब्स रीजनिंग शोभित सर आपको हर रोज 12 बजे पढ़ा रहे होंगे। जीएस की क्लास आपकी 1 बजे होगी, और साथ ही इंग्लिश ग्रामर के लिए संजीव सर शाम 7 बजे होंगे। टाइम टेबल क्लियर है? ठीक है, अभी बात कर लेते हैं हम कि हम पॉलिटी में साथ ही कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम पूरी पॉलिटी की बात करें तो इसको हम लगभग आपका 40 टॉपिक्स हमको इसमें कवर करने हैं, जिसके लिए क्लासेस का नंबर होगा 35 to 45। ठीक है, मतलब 40 क्लासेस एक आप ऑन एंड एवरेज ऐसे एनालिसिस में अपने में रखिए कि 40 क्लासेस में हम लगभग इसको खत्म करेंगे। वो 38 क्लासेस में भी हो सकता है वो 42 क्लासेस भी हो जाए। टॉपिक्स ये रहे आपके सामने। पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे ताकि आपको एक क्लियर विजन रहे कि हम टॉपिक कौन सा पढ़ने वाले हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, संविधान और राज्य व्यवस्था। उसके बाद में हम भारत का संवैधानिक विकास, जब हम ये जान लेंगे कि संविधान होता क्या है। उसके बाद में हम जानेंगे कि संविधान बना कैसे। संविधान के बनने के पीछे जब 1600 के चार्टर से लेकर के आपका बीच में जो भी चार्टर आया आपका, चाहे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो, चाहे 1784 का आपका फिट्स इंडिया एक्ट हो, या बीच में और अन्य जो सेटलमेंट एक्ट आए, उन सबको हम यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। भारत का संवैधानिक विकास में साथ ही हम पढ़ रहे होंगे 1858 के चार्टर को, और इसमें फिर मार्लो मिंटो आपका जो रिफॉर्म्स थे, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो थे 1919 के, वहां तक पढ़ेंगे। 1935 आप जानते हैं हमारे संविधान में सबसे ज्यादा रोल 1935 का, क्योंकि सबसे ज्यादा अनुच्छेद कहां से लिए गए हैं, सबसे ज्यादा आर्टिकल्स वो आपका इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 से लिए गए हैं। और 1937 में जो साथी आपका प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए, उनके क्या रिजल्ट्स थे, उनका भारत के संविधान में क्या महत्व है। फिर हम अगस्त प्रस्ताव आपका, और साथ में आपका क्या बोलेंगे, क्रिप्स मिशन को और कैबिनेट मिशन। इसके बीच में माउंटबेटन योजना या आपका शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ, या हम बात करें आपका इसके बीच में आपका वेवेल स्कीम आई, तो वो सब क्या थी वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। संविधान सभा का गठन जो हुआ आपका, जैसे मैं आपसे पूछूं जरा बताइए, कॉमन सा क्वेश्चन पूछ लूं, इतनी तुमसे उम्मीद रखूंगा कि तुम छोटी सी चीज जानते होगे कि राज्य व्यवस्था भी कोई होता है, पॉलिटी भी एक सब्जेक्ट होता है। जैसे एक जनरल सा क्वेश्चन है कि संविधान सभा के लिए कितने सदस्य थे, आप जरा मुझे बताएं, तो आप सबका कॉमन सा आंसर आएगा। लेकिन वो लोग कौन थे, ठीक है, उन लोगों के बारे में भी हम जानेंगे कि क्या विशेषताएं हैं उसकी, किस तरह बना, वहां जो बहस हुई, क्या कॉन्ट्राडिक्शंस हुए, क्या खंडन हुए चीजों को। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर किस बात से नाराज हो गए नेहरू जी से। ठीक है, संविधान सभा की समितियां और उप समितियां, मतलब जो आपका कमिटीज एंड सब कमिटीज। सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आप जानते हैं हमारे देश के संविधान को लिखने के लिए लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन हुआ। मेजरली 10 कंट्रीज से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चीजों को लिया, तो वो सोर्सेज क्या है, ठीक है, वहां पर कैसा आपका सिस्टम है। संविधान की अनुसूचियां पढ़ेंगे हम, अनुसूचियों के बाद में संविधान के भागों के बारे में जिक्र करेंगे। फिर हम प्रियम्बल को एकदम विस्तार से पढ़ेंगे, प्रियम्बल के बारे में, ठीक है, प्रस्तावना को। उसके बाद में हम
संघ और उसका क्षेत्र आर्टिकल 1 से 4 इसका यहाँ पे हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। राज्यों का पुनर्गठन, राज्य किस प्रकार बने हैं हमारे यहाँ। फिर सिटीजनशिप को हम 2 क्लासेस में करेंगे। एक में हम सिटीजनशिप को समझेंगे, एक क्लास में हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट जितने भी हुए साथी, अगर मैं बोलूँ सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बाद में जो आपका 6 अमेंडमेंट हुए, किस तरह से हुए, भारत की नागरिकता किस तरह से प्राप्त की जाती है, नागरिकता को छोड़ा किस तरह से जाता है ना। फिर हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स को, और फंडामेंटल राइट्स के लिए हमारी 2 क्लासेस होंगी, बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। डीपीएसपी को हम एक क्लास में क्लियर कर सकते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज को एक क्लास में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को हम पढ़ेंगे यहाँ पे। फिर हम पावर ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, उसके बाद में हमारा 23rd टॉपिक होगा वाइस प्रेसिडेंट। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पीएम एंड मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल, और अटॉर्नी जनरल को पढ़ेंगे हम। उसके बाद में हम पार्लियामेंट को पढ़ेंगे, पार्लियामेंट कैसे काम करती है, उसके जो सत्र होते हैं, वहाँ पे जो कार्रवाई होती है, प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं प्रश्नकाल में, ठीक है। या हम बात करें जिस प्रकार के भी आपका प्रपोजल्स या प्रस्ताव वहाँ पे होंगे, वो सब क्या होते हैं आपका बिल, एंड उनके जो टाइप्स होंगे उनको पढ़ेंगे। फिर हम जुडिशरी को पढ़ेंगे, इंडियन जुडिशरी क्या उसके लेवल है कि भाई 3 लेवल में मतलब कि उसको बांटा गया है कि आपका सर्वोच्च न्यायालय होगा, उच्च न्यायालय होगा, उसके बाद में जिला न्यायालय, किस तरह से उसका वर्गीकरण किया गया कि समाज के, ठीक है, सबसे निचले हिस्से तक भी उसका लाभ पहुंचाया जा सके। भारत का फिर हम कैग पढ़ेंगे, फिर गवर्नर्स पढ़ेंगे यानी कि जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं, फिर स्टेट लेजिस्लेचर की राज्य में जो सरकार बनेगी वो किस क्रम से बनेगी, हाईकोर्ट पढ़ेंगे, उसके बाद में आपका यूनियन स्टेट रिलेशंस पढ़ेंगे, संघ राज्य संबंध आपका। फिर हम स्थानीय स्वशासन को पढ़ेंगे, इसमें आपका नगर पालिका या अगर हम बात करें नगर पंचायतों को पढ़ेंगे, निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे, फिर आपका डेलिमिटेशन कमीशन यानी कि परिसीमन आयोग को हम पढ़ेंगे, संघ लोक सेवा आयोग और आपका जितने भी हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं उनको पढ़ के फिर हम ऑफिशियल लैंग्वेज से और जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं, जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं, थम्स अप करके मुझे ये बताइए सिलेबस क्लियर है कि क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं। आप देखेंगे बीच में आपका कुछ छुटकी चीजें होंगी जो इन्हीं में शामिल हो जाएंगी, जिसका नाम आपको टॉपिक में नहीं मिलेगा, लेकिन उसको हम कवर कर लेंगे। बात क्लियर है? अभी बढ़े अपने सब्जेक्ट की तरफ, तैयार रहेंगे सीखने के लिए जो कुछ सिखाया जाएगा। पहली बात तो ये बता दीजिए कि आप किसी जल्दबाजी में तो नहीं है कि एक ही दिन में सब कुछ सीख लेना है। इस बात को याद रखना दोस्त कि जब आपका जन्म हुआ तब आप इस दुनिया से अनजान थे, आपने धीरे धीरे चीज़ों को जाना है। तो आपको वो जो संयम है, जो धैर्य है, अगर मैं बात करूं वो पेशेंस आपको बनाए रखना होगा कि हम एक क्रमिक तरीके से चीज़ों को सीखेंगे, एक ऑर्डर में चीज़ों को सीखेंगे। हाँ, जब वो सब्जेक्ट खत्म होगा तो उस सब्जेक्ट के खत्म होने के बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चंस या उस विषय को लेकर के जो हमारी समझ है वो विकसित हुई है या नहीं हुई है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि आप परीक्षा में बनने वाले प्रश्न और साथ में उस विषय की समझ को आप विकसित कर पाएंगे। उसके लिए जरूरत होगी कि आपका बहुत ध्यान से चीज़ों को सुनना। जैसे कि मैं बात करूँ, अभी आप बहुत सारे लोग लाइव जुड़े हुए हैं, तो दरअसल में ऐसा भी होगा आपसे बाद में भी बच्चे जुड़ेंगे, ठीक है। और बच्चे जुड़ते रहते हैं हमेशा, जब ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे क्लासेस होती हैं तो वो संभव है। लेकिन बाद के बच्चों का एक नुकसान होता है कि वो सोचते हैं कि मैं चीज़ों को जल्दी से कवर कर लूँ, वो 2x लगा लेते हैं। 2x में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों को वो मिस कर जाते हैं, ठीक है। फिर वो अपने काम की चीज़ें बस ढूंढना चाहते हैं जिसमें भी वो बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाते हैं। ये लाइव क्लासेस का फायदा ये मैं आपको बताना चाह रहा था, बाकी आपकी अपनी सहूलियत होती है। अभी एक बार लिख दीजिए भैया, लेट्स स्टार्ट। अभी शुरू करते हैं, बड़े धीरे से, बिना किसी भाग दौड़ के, एकदम से संयम के साथ में चीज़ों को समझेंगे। बस उम्मीद आपसे ये करूंगा कि आप चीज़ों को समझ जाएं। ओके, तो शुरू करेंगे दोस्त। आपका सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपका संविधान से। जैसे मैं आपसे पूछूं, और पहली मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, आपके हाथ पैर जोड़कर जैसे भी आप माने कमेंट सेक्शन को ऑफ कर दीजिए और आप कॉपी पेन ले लीजिए। हम आप लोग जानते हैं कि आज जानने वाले संविधान और राज व्यवस्था क्या है। तो ये विषय जब हमारा संविधान है तो मैं आपसे पूछना चाहूं कि संविधान क्या है। तो हम सबके सामने एक शब्द है संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन। इसको अगर मैं बात करता हूं तो आप कहेंगे संविधान भैया 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसका संधि विच्छेद यदि किया जाए तो आप कहेंगे समधन विधान। सम का अर्थ है यहां पर समान, समान अर्थात आपका इक्वल, और विधान का अर्थ होता है कानून या कोई भी ऐसा कोड जो कुछ नियमों से बना हो, यानी कि एक लॉ। संविधान का मतलब है किसी भी राष्ट्र में वहां के रहने वाले जो नागरिक हैं उन सब के लिए समान कानून हो। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, हमारे देश में इंटरनेट का जो अधिकार है वो सभी के लिए है, यस और नो? इंटरनेट का अधिकार, आप कहेंगे भैया इसको हम पढ़ते हैं आपका भारत के, जब हम फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इंटरनेट का अधिकार जो है वो सभी के लिए है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि आपने देखा होगा कहीं पे यदि दंगे फैल जाते हैं या कोई ऐसी अराजक स्थिति बन गई तो वहां पर उस इंटरनेट को बंद भी कर दिया जाता है या नहीं? आप कहेंगे जी भैया इंटरनेट बंद भी हो जाता है। यानी व्यक्ति के लिए जो इंटरनेट के लिए समान कानून बनाया गया था, जो इक्वल लॉ बनाए थे संविधान ने, उनको भी छीना जा सकता है किन्हीं विशेष परिस्थितियों में। यानी जो समान कानून आपके लिए बनाया गया है, अब जब इंटरनेट का अधिकार आपको मिला तो किसी देश में मान के चलिए 3 व्यक्ति रहते थे, ए बी सी, इन तीनों को इंटरनेट का अधिकार मिला होगा, यस। लेकिन जब अधिकार छीने जाएंगे तो क्या सिर्फ ए के अधिकार छीने जाएंगे या बी और सी के भी अधिकार छीने जाएंगे? तो आप कहेंगे जी भैया बी और सी के अधिकार भी उनसे छीन लिए जाएंगे। यानी यही तो हुआ आपका समान कानून। ऐसा नहीं होगा कि ए और बी का इंटरनेट को सर्फिंग करने का जो अधिकार था, इंटरनेट चलाने का जो उसका अधिकार था, ए एंड बी से तो छीन लिया और सी को बने रहने दिया। बात क्लियर है? यानी कोई भी कानून होगा वो समान होगा, सभी के लिए होगा, हर एक धर्म के लिए होगा, हर एक वर्ग के लिए होगा, हर एक जाति के लिए होगा, हर एक उपजाति के लिए होगा। मतलब उस नेशन के हर एक व्यक्ति के लिए वो इक्वल होगा।
छोटी सी बात है, बात अब इतनी सी नहीं है, अभी आपसे क्वेश्चन पूछने मुझे बहुत सारे। तो भैया समान कानून की बात तो समझ में आती है, इक्वल लॉ की बात तो समझ में आती है, तो इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे? यानी अगर मैं बात करूं, व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक परिभाषा आप मुझे बताएं। देखेंगे संविधान की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या सिर्फ इतना भर लिखने से काम चल जाएगा? सम धन विधान, ये तो आप बस उसका एक थोड़ा सा सेंस समझे। डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए दोस्तों, नियमों, कानूनों, नियमों कानूनों का ऐसा संकलन जो एक देश का, एक देश का, किसी देश लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जो किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक हो। शासन चलाने के लिए आवश्यक हो। अब इस परिभाषा पर थोड़ा गौर करना। यानी हमने बात की ए कलेक्शन ऑफ रूल एंड लॉज, ए कलेक्शन ऑफ रूल एंड लॉज that are necessary, that are necessary for the governance of a country। यानी संविधान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ नियमों, कुछ कानूनों का ऐसा संकलन, संकलन का मतलब एक ऐसा समूह होगा जो किसी देश का शासन, ये महत्वपूर्ण टर्म है, इसको समझेंगे एक बार, शासन चलाने के लिए आवश्यक हो। अब मैं आपसे जरा पूछना चाहूं कि शासन से क्या मतलब होता है, गवर्नेंस का क्या मीनिंग होता है? तो आपका सीधा सा अगर एक उत्तर आए जो भी आप समझ पाए, तो आप बोलेंगे जी जैसे हम एक राजा का उदाहरण ले लें। प्राचीन समय में राजा होते थे, उनके अपने विधान होते थे, मतलब उनके अपने लॉ होते थे, और जो विधान उन्होंने बनाया है वो उनकी संपूर्ण जनता के लिए होता था। तो एक राजा अपने उस राज्य क्षेत्र में, यानी एक किंग अपनी उस टेरिटरी में व्यवस्था के लिए, व्यवस्था यानी उस अरेंजमेंट्स के लिए जो भी नियम बनाता है उनको हम शासन कहते हैं। यानी एक शासक के द्वारा अपने राज्य के संचालन के लिए बनाई गई व्यवस्था ही शासन कहलाती है। बात क्लियर है? शासन चलाने के लिए आवश्यक हो, छोटी सी बात हमने पढ़ी। अब आप लोगों से मैं पूछूं संविधान समझ में आया? संविधान क्या है? दूसरा शब्द हम लेंगे राजव्यवस्था, और अभी मैं फिर आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू करूंगा। राजव्यवस्था, पॉलिटी। अब आप जानते हैं संविधान का रूप कैसा होता है, मुझे बताइए। हमारे देश में संविधान है कि नहीं ये तो पता होगा ना आपको। आप कहेंगे जी भैया इतनी थोड़ी भर जानकारी हमको है। संविधान जो है हमारे देश में है, लेकिन संविधान जो है वो किस रूप में है? तो आप कहेंगे भैया वो पुस्तक के रूप में है, एक बुक फॉर्म में है। अब जब अगर मैं बात करूं यह पुस्तक के रूप में है, तो ये क्या खुद अप्लाई हो सकता है? क्या कोई पुस्तक अपने नियमों को खुद अप्लाई कर सकती है? जैसे हम बात करें, संविधान का आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत होगा, यानी अस्पृश्यता को यदि कोई भी किसी भी मामले में लागू करेगा तो वह उसके लिए दंडनीय होगा, पनिशेबल होगा। आर्टिकल 17 अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो क्या यह स्वयं लागू हो जाएगा? आप कहेंगे नहीं भैया स्वयं तो लागू नहीं हो सकता। तो संविधान को लागू करने के लिए भी एक निकाय यानी एक सिस्टम चाहिए, और उसी सिस्टम को हम राज्य व्यवस्था कहते हैं, उसी को हम पॉलिटी कहते हैं। तो परिभाषा क्या निकलेगी यहां से? परिभाषा लिखेंगे संविधान को भाई संविधान लागू भी हो सके, संविधान को व्यवहार में लाना, व्यवहार में लाना, तो इतना लिख लीजिए, संविधान को व्यवहार में लाना वही क्या है? वही राजव्यवस्था है। टू पुटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रैक्टिस, कि भी वो एप्लीकेबल भी तो हो पाए। यही काम किसका है? यही राज्यव्यवस्था का। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, उसको जरा समझना। जैसे मैंने अभी एक नाम लिया था आर्टिकल 17, क्या बताता है जरा बताएं? छोटा सा एक एग्जांपल है। आर्टिकल 17 क्या बताता है जी? अस्पृश्यता का अंत। या कोई और भी आप सोचिए,
अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी अस्पृश्यता का अंत होगा। ये बात कहां पे की गई है, संविधान में कि राज्य व्यवस्था में? अब आप बहुत अच्छे से दोनों का अंतर समझ पाएंगे। आर्टिकल 17 में जो लिखा हुआ है, तो यानी कि संविधान में लिखा हुआ है। संविधान में मतलब कि कुछ नियम है, मैंने अभी बताया, नियमों या कानूनों का ऐसा एक संकलन है। वहीं पे मैं बात करता हूं कि अस्पृश्यता शब्द को आप समझते हैं या नहीं समझते हैं? भैया अनटचेबिलिटी क्या होता है? आप जानते हैं कि हमारे देश में अगर आप देखते हैं कि जो हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, उसमें पुरुष सूक्त है एक। पुरुष सूक्त में बताया गया है कि जो समाज का वर्गीकरण है, मतलब सोसाइटी को जो कैटेगराइज किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ वर्क किया जाएगा। किसके आधार पर किया जाएगा? कर्म के आधार पर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। जन्म के आधार पर विभाजन नहीं किया जाएगा। इस बात से सभी सहमत है? तो जब ऋग्वेद के अनुसार व्यक्तियों का, या मैं बात करूं जो वर्णों का विभाजन है, वो 4 वर्ण होते हैं। आप जानते हैं कौन कौन से 4 वर्ण होते हैं? एक ब्राह्मण जो शिक्षा लेने या देने का काम करें, वैश्य जो लेन देन आदि का कार्य करें, ठीक है, क्षत्रिय जो रक्षा आदि का कार्य करें, और शूद्र जो अपना खुद का कार्य चुने। जन्म का कोई सिद्धांत नहीं था, लेकिन धीरे धीरे समाज में क्या हुआ, धीरे धीरे चीजें हो गई जन्म के आधार पर। यहां जो ये विभाजन था, ये किस आधार पर था? पुरुष सूक्त में ये विभाजन किस आधार पर था? तो आप कहेंगे पुरुष सूक्त में जो इनको कैटेगराइज किया गया था भैया, वो किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर। लेकिन धीरे धीरे समाज में क्या हुआ, कुछ जातियों ने अपने आप को उच्च और कुछ अन्य जातियों को निम्न मान लिया। जैसा कि आज के समाज का स्वरूप जो मॉडल है आप जानते हैं बहुत अच्छे से। अब जब संविधान सभा बैठी हुई थी, तो संविधान सभा के सामने ये एक बड़ी टास्क थी कि अगर हम बात करें समान नियम, तो इसका मतलब है कि इस नेशन में, इस राष्ट्र में कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो कि उसके अधिकार वंचित रह जाए, मतलब उसको डिप्रेस्ड कर दिया जाए। और उससे बचाने के लिए क्या हुआ कि भैया अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। इस शब्द से आप समझेंगे, आप जानते होंगे प्राचीन समय में बहुत सारे घरों में हर एक व्यक्ति नहीं जा सकता था, घर के दरवाजे के बाहर रहना पड़ेगा। एक रेस्टोरेंट का केस सुनिए। एक रेस्टोरेंट पे 2 लोग चाय पीने के लिए गए, तो जो चाय बनाने वाला था वह उनमें से ए व्यक्ति को जानता था, बी को नहीं जानता था। उसने ए व्यक्ति को जानते हुए एक अच्छे गिलास में, कांच के गिलास में चाय दी, और बी व्यक्ति को चाय देने से पहले उसकी जाति पूछी। उसको ज्ञात हुआ कि यह व्यक्ति जो है निम्न जाति का है, किसी लोअर क्लास से है, तो उसने उसको कुल्हड़ में चाय दी। ये क्या हुआ? ये हुआ आपका जातीय भेदभाव, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, यानी एक जाति को नीचा मान लिया गया। तो ये किसी देश में या राष्ट्र में ना हो, इसके लिए आया आपका क्या? आर्टिकल 17। हमारे विद्वान लोगों ने हमारे संविधान में इसको रखा। तो ये तो संविधान में है। अब मान के चलिए कोई व्यक्ति बोले नहीं, मैं तो संविधान को नहीं मानूंगा और मैं जो है अस्पृश्यता के जो नियम है उनका पालन नहीं करूंगा, और मैं तो किसी व्यक्ति को ऐसे ही प्रताड़ित करूंगा। उसके घर कोई व्यक्ति आया, उसने धक्का मारकर उसको बाहर निकाल दिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में पैर रखने की, तब क्या होगा? यहां पर बात समझने की है कि इसी के लिए कि भाई ये संविधान, मैंने बताया कि संविधान को व्यवहार में कैसे लाया जाए, ये प्रैक्टिस में कैसे लाया जाएगा कि अस्पृश्यता का अंत होगा। इसके लिए फिर आया आपका, कहीं किनारे पे लिखना, छोटा सा किनारे पे लिखना, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष का है यह मैं आपसे जानना चाहूंगा। क्या बोलेंगे इसको? बोलेंगे आप सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट। सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955। अब इसने ऐसी एक व्यवस्था कर दी कि यदि तुम इसका पालन नहीं करोगे, तो इसने कह दिया कि अस्पृश्यता का अंत अभी आप कर रहे हैं तो कम से कम 1 महीना, कम से कम 1 महीना, और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का एक आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट, जैसे एक होता है ना, वो तो होता है जीवन के लिए। यहां पे प्रावधान दिया गया है आपका इंप्रिजनमेंट, सजा का प्रावधान दिया गया कि आपको कम से कम 1 महीने और अधिकतम 6 महीने की सजा हो सकती है, या कम से कम 100 रुपए या अधिकतम 500 रुपए का जुर्माना हो सकता है। अब तो ये क्या, आप इसको क्या कहेंगे? ये क्या है? आप कहेंगे भैया एक दंड है, एक पनिशमेंट है। अब दंड कौन देगा? पनिशमेंट किसके द्वारा दिया जाएगा? तो आप कहेंगे भैया पनिशमेंट के लिए कौन होगा आपका? बताएं जरा, छोटी सी एक बात बताएं मुझे, इसको आप नोट कर सकते हैं। आप कहेंगे भैया पनिशमेंट के लिए जो हमेशा होगा वो कोर्ट होगा। छोटी सी बात, इस बात में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? दोनों बातों से समझ गए। अब मैं आपसे कहूं कि इस आर्टिकल 17 को आप किस में रखना चाहेंगे, तो आप कहेंगे भैया ये तो हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कुछ नियमों का संकलन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। मैं आपसे कहूं इसको आप किस में रखेंगे? क्या ये संविधान में है?
आप कहेंगे भैया ये राजव्यवस्था हुई कि संविधान को व्यवहार में लाना है, संविधान को लागू करना है, और उसके लागू करने के लिए जो भी सिस्टम होगा वही पॉलिटी है, वही पॉलिटी है। जैसे अभी मैंने नाम लिया कि पनिशमेंट कौन देगा? कोर्ट। कोर्ट किसका हिस्सा हुआ? राजव्यवस्था का हिस्सा हुआ। ये जब एक्ट बना तो ये एक्ट कहां पर बना होगा? कोई भी एक्ट आप जानते हैं कैसे बनेगा? अभी हम धीरे धीरे इसके बारे में बात करेंगे। जनरली अभी थोड़ी समझ रखिए भैया, संसद में तो संसद भी क्या हुई? वो राजव्यवस्था का एक हिस्सा हुई। बड़ी छोटी सी बात है। आगे समझते हैं एक और उदाहरण से। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में क्या है जरा बताइए मुझे। आर्टिकल 21 के माध्यम से समझते हैं। आर्टिकल 21 में साथी मतलब जो आप चाहते हैं वो सारे अधिकार है, ये समझिए। आपको किसी से लव मैरिज करनी है, अब आपसे घर में, आपने घर में बात की तो घर में सब लोग क्या बोलेंगे? हमारे यहाँ तो इस तरह का कल्चर नहीं है, यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपको वो प्रेम विवाह करना है, तो वो प्रेम विवाह आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते? आप बोलेंगे बिल्कुल कर सकते हैं, उसके लिए कोर्ट है हमारे पास में, पुलिस प्रोटेक्शन भी है उल्टा। प्रेम विवाह, या मैं बात करूं आपसे, आप सांस लेते हैं, ये भी एक अधिकार कहां पर है? सांस लेने का अधिकार। सांस लेने का अधिकार। पलक झपकाते हो आप या नहीं? जी भैया, आप चाहे ना झपकाएं, आपकी मर्जी है। अब कोई आपको रोक नहीं सकता, भाई तू पलक क्यों झपका रहा है, इस तरह से आपसे नहीं बोला जा सकता है, ठीक है? मतलब जो भी करने का आपका मन करे, आपको मोमोज खाने हैं, आपको मक्के की रोटी खानी है, किसी को शराब पीनी है, या किसी को आपका, अगर हम बात करें, किंजन वाटर मशीन का पानी पीना है, मतलब कि उसको क्या है, एक ऊंची पीएच वैल्यू का पानी पीना है, ठीक है, एल्कलाइन वाटर जिसको हम बोलते हैं, तो वो उसकी मर्जी है। क्या आप मुझे बताएं, सोने का अधिकार भी इसमें आता है, राइट टू स्लीप, राइट टू स्लीप, सोने का अधिकार। आप कहेंगे हाँ भैया, तो ये जो सोने का अधिकार है, इसी से समझिए थोड़ी सी। अभी हम आर्टिकल 21 को बहुत विस्तार से नहीं पढ़ रहे हैं, अभी बस मैं आपकी समझ विकसित करना चाहता हूं। तो जो ये सोने का अधिकार है, अब आप अच्छे से सो रहे हैं, तो कोई आपको उठा लेगा, उस पर मुकदमा दर्ज होगा या नहीं होगा? आप कहेंगे भैया ये तो निर्भर इस बात पर करेगा ना, मैं अपने घर सोया हुआ हूं, पिताजी ने मुझे आकर के 2 लात मारी और मुझे उठा दिया, मैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दूं क्या? सुबह को सोने नहीं देते। कहने का मतलब है कि वो आपके घर का व्यवस्था हुई, वो आपके घर की पॉलिटी है, उसमें क्या रूल्स हैं क्या नहीं है वो आप जानते होंगे, आपको उनका पालन करना होगा। आम जनता के लिए अब आप ऐसा नहीं कि सड़क पे आप लेट जाएंगे, सड़क पे लेट जाएंगे तो गाड़ी आ रही है, फिर आपको यातायात नियमों के तहत उनके यातायात नियमों का उल्लंघन माना जाएगा, यानी नियमों का पालन करते हुए। आप बोल रहे हैं मैं तो ऐसे बैंक के गेट पे सो जाता हूं, लोगों को व्यवधान होगा, तब वहां बैंकिंग एक्ट के तहत उनकी कार्रवाई में बाधा डालने के लिए, उनके ऑपरेशंस में ऑब्स्टेकल्स पैदा करने के लिए, हिंड्रेंस पैदा करने के लिए। ऐसा एक अच्छा सा तुम्हें वाक्य बताता हूं। बाबा रामदेव रामलीला के मैदान में उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई कांग्रेस गवर्नमेंट में, यस और नो? 4 जून 2011। भीड़ रात को सोई हुई थी और आधी रात जाकर के दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई कर दी। 4 जून 2011। भीड़ क्या थी यहां पे? मतलब महंगाई, भ्रष्टाचार और कांग्रेस के खिलाफ एक आंदोलन चल रहा था, बाबा रामदेव की अगुवाई में था, वो उसके लीडर थे। रामलीला मैदान दिल्ली, रामलीला ग्राउंड दिल्ली। तो यहां पे जो भीड़ सोई हुई थी, तो पुलिस ने कार्रवाई की, तो वो लोग आराम से लेटे हुए थे, किसी की व्यवस्था को कोई बाधा नहीं डाल रहे थे, सड़क पे सोए हुए नहीं थे, यातायात नियमों को वो बाधित नहीं कर रहे थे। पुलिस की जो ये कार्रवाई है, आप मुझे बताइए उचित है या अनुचित है? आप क्या बोलेंगे, पुलिस ने सही किया या गलत किया? तो पुलिस के सही और गलत की बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोने का अधिकार व्यक्ति का अधिकार है, और आपने उसकी नींद में खलल डाल दी और इसके लिए लोगों को दोषी बनाया गया। तो ये जो व्यवस्था है ये तो पॉलिटी में दे दी, लेकिन इसके बाद में जो इसका पालन नहीं कर रहा था, उन संस्थाओं, इंस्टीट्यूशंस या कोई पर्सनल कोई व्यक्ति है, उसको दंडनीय बनाया जाएगा। बात समझ में आई? यानी संविधान हमको बता रहा है कि कुछ नियम और कानूनों का संकलन होगा, पॉलिटी राजव्यवस्था बताती है कि संविधान को कैसे प्रैक्टिस में लाया जाएगा, संविधान को कैसे व्यवहार में लाया जाएगा। छोटी सी बात है, बात क्लियर? यहां तक की बात में किसी को कोई परेशानी? आप कहेंगे नहीं भैया। अब मैंने आपसे कहा कि भैया ये जो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, या यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, जो दंड दिया, तो यहां पर एक छोटी सी बात हमको समझनी होगी। राजव्यवस्था को चलाने के लिए, छोटी सी पॉइंट लिखना, राजव्यवस्था को चलाने के लिए छोटे छोटे से अंग बता रहा हूं मैं आपको। जैसे अभी हमारा किस किस का नाम आया, कोई भी एक्ट बना तो उसमें किसकी जरूरत पड़ी? संसद की जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी? आप कहेंगे जी भैया, संसद ही लॉ मेकिंग करती है। आगे समझेंगे, बस अभी छोटी सी बात। दूसरा नाम हमने क्या लिया था? एक हमने नाम लिया था दंड का। दंड कौन देता है? आपका न्यायालय, कोर्ट, जुडिशरी। कोई भी जो विधि बनाएगी, जो आपका संसद बनाएगी, उसको अप्लाई कौन करेगा? न्यायालय करेगा। और राजव्यवस्था को चलाने के लिए अगर हम बात करते हैं, तो तीसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण आ जाती है, गैर संवैधानिक संस्थाएं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज।
बात को समझना, लिंक करेंगे। तो राजव्यवस्था को चलाने के लिए जो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये 3 पैरामीटर्स हैं जो उसको चलाएंगे, ये बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन 3 चीजों की बात कर रहा हूं जिनके बारे में हमने अभी जिक्र किया था। संसद होगी, संसद क्या करेगी बताइए जरा मुझे, लॉ मेकिंग का काम करती है, कानून निर्माण का कार्य करेगी पार्लियामेंट। कोर्ट, जो संसद ने, या मैं बात करूं आपका जिसको भी लेजिस्लेचर या विधायिका बनाएगी उसको अप्लाई करने का, कि वो न्यायपूर्ण हो सके, ये जुडिशरी का काम हो जाता है। अभी ना हम ये बात करेंगे राष्ट्र के शासन के लिए कौन कौन से अंग है, अभी ऐसी कोई बात हम नहीं कर रहे हैं। गैर संवैधानिक संस्थाएं ये क्या होती हैं, यहां ये थोड़ा हमको समझना पड़ेगा। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, सॉरी बॉडीज, इससे क्या मतलब है? अगर मैं बात करूं हमारे देश में जो इंस्टीट्यूशंस है, कुछ भी जो आप सोच पाएं, चाहे नीति आयोग आप सोच पाएं, या महिला आयोग आप सोच पाएं, मानव अधिकार आयोग आप सोच पाएं, अनुसूचित जाति आयोग आप सोच पाएं, या जनजाति आयोग, या आपका पिछड़ा वर्ग आयोग, या अगर मैं आपसे बात करूं वित्त आयोग, जो भी कोई कमीशन आप सोच पाएं, हमारे देश में इंस्टीट्यूशंस को, या मैं पूछूं आपसे हमारे देश में संवैधानिक संस्थाओं को कितनी प्रकार से बांटा जा सकता है? मेरा छोटा सा क्वेश्चन आपसे जरा बताएं। जो हमारे देश में, याद रखना, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, उनको 3 तरह से बांटा जा सकता है। 3 तरीके कौन कौन से हैं, ध्यान से समझ। जिसमें से अगर मैं बात करता हूं, इसको अगले पेज पे हम समझते हैं, वापस फिर लौट के आएंगे, है ना। अगले पेज पे समझ लेते हैं एक बार, अच्छे से समझ में आएगा। जो संस्थाएं हैं हमारी, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको हम कितने तरीके से बांट सकते हैं, सबका आंसर आना चाहिए, तभी हम समझेंगे गैर संवैधानिक संस्था शब्द मैंने वहां पर क्यों प्रयोग किया। 3 लिख रहे हैं सारे बच्चे, कह रहे 3 तरह से हम उनको बांट सकते हैं। कौन से 3 तरीके जरा बताएं। इसमें तो एक तो होती है दोस्त आपका संवैधानिक संस्थाएं, यानी कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कौन सी बॉडीज होंगी? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज किनको कहते हैं? जिनका जिक्र संविधान में है, जिनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब किया गया है। जैसे मैं आपसे पूछूं कुछ ऐसी संस्थाएं आप मुझे बताइए, तो सबसे पहले हमारे सामने आता है, मान के चलिए हम बोलते हैं, इसका एक एग्जांपल है आपका, क्या बोलेंगे? वित्त आयोग, जिनका जिक्र संविधान में हो, विच आर डिस्क्राइब्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, जिनका जिक्र संविधान में हो। जैसे कि हम उदाहरण के लिए देख सकते हैं इसमें, एग्जाम्पल के लिए, वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग, परिचय देना थोड़ा कि हाँ भैया थोड़ा हम जानते हैं, बहुत बेहतर हमको बनना है और बहुत बेहतर ही बनेंगे, वही बनने के लिए तुम पैदा हुए हो। और वित्त आयोग, मैं बात करूं निर्वाचन आयोग, आर्टिकल 324 टू 329, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, यानी कि जो फाइनेंस कमीशन है आपका, या मैं बात करूं जो इलेक्शन कमीशन है, इनके बारे में संविधान में बताया गया है कि नहीं? आपका एकदम ठीक है। तो वो हो गई संवैधानिक संस्थाएं। दूसरे प्रकार की जो संस्थाएं होती हैं उनको हम बोलते हैं असंवैधानिक। असंवैधानिक, संवैधानिक का मतलब क्या हो गया? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। जैसे संवैधानिक संस्थाओं का जिक्र किसमें है? संविधान में है। असंवैधानिक संस्थाएं कौन सी होती हैं? जो संविधान का उल्लंघन करती हैं, जो संविधान का क्या करेंगी? उल्लंघन, यानी कि संविधान को मानती नहीं है, जो संविधान का उल्लंघन करे। ऐसा भी पॉसिबल है कि भैया? तो क्या बोला मैंने, क्या करते हैं? हुज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो क्या करती हैं? संविधान का उल्लंघन करती हैं। क्यों भैया? जब देश के लिए संविधान बना है और सभी लोगों को उसमें बराबर न्याय की बात की गई है, सभी लोगों को समान अवसर की बात की गई है, सभी लोगों को समान प्रकार की आजादियां मिली हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ संगठन ऐसा काम करते हैं जो संविधान का उल्लंघन माना जाए? आपने कभी नाम सुना है आतंकवादी संगठनों का? बिल्कुल सुना होगा। जितने भी आतंकवादी संगठन है, क्या वो संवैधानिक रूप से काम करते हैं? बताएं जरा। आप कहेंगे नहीं भैया। किसके दम पर काम करते हैं? बंदूकों के दम पर। ये कहते हैं कि हम डिप्रेस्ड क्लास हैं, हमारा दमन हुआ है और हम अपने दमन का जो बदला है या जो क्रांति हम करेंगे वो बंदूकों के दम पर करेंगे। अब संविधान तो इसकी इजाजत नहीं देता। आतंकवादी संगठन। दूसरा मैं बात करूं आपसे, समझ गए ना, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। दूसरा मैं आपसे बात करूं माओवादी संगठन, माओवादी संगठन, माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। अभी माओवादी संगठन क्या होते हैं? जैसे आतंकवादी संगठन आप जानते हैं जिनका उद्देश्य होता है
कि आतंक को बढ़ावा देना। माओवादी संगठन क्या होते हैं? जो माओ की विचारधारा से प्रेरित है और ये चाइना में फला फूला है। इसके लिए आप एक देखना, माओवादी संगठन के लिए मैं आपको अगर बताऊं तो एक थे माओ जेदांग, उनका स्टेटमेंट सुनना आप। माओ जेदांग 1950 टू 1960 के दौर में, और ये अगर आप 11th की एनसीईआरटी को पढ़ेंगे लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 1 पर, वहां इनका जिक्र आता है। माओ जेदांग, माओ जेदांग ने कहा ऑल पॉलिटिकल पावर्स कम फ्रॉम द बैरल ऑफ ए गन। ऑल पॉलिटिकल पावर्स केम फ्रॉम द बैरल ऑफ ए गन, यानी सभी राजनीतिक शक्तियां बंदूक की नाल से पैदा होती हैं। इस बात का क्या मतलब रहा? स्टेटमेंट इन्होंने क्यों दिया? इन्होंने कहा कि भाई जो संविधान है ना, या जो कोई भी कोड है या लो है, वो सिर्फ कहने मात्र के लिए, किताबों में जो वर्णित है ना, समाज के हर वर्ग को न्याय नहीं मिल पाता है। अमीर के लिए न्याय आसान है और गरीब के लिए न्याय बड़ा कठिन है। उसको हम कह रहे हैं कि सभी वर्गों के लिए समान है, लेकिन ऐसा सच में प्रैक्टिकली नहीं है। उन्होंने कहा जो वंचित लोग हैं, जो डिप्रेस्ड क्लास हैं, उनके राजनीतिक और सामाजिक उत्थान के लिए बंदूकें उठानी होंगी। और जिन लोगों ने, किनके लिए? डिप्रेस्ड क्लास यानी वंचित वर्ग के लिए, वंचित वर्ग के, किसी भी वंचित वर्ग के राजनीतिक और सामाजिक उत्थान के लिए जो आंदोलन चला, याद रख लेना, सामाजिक उत्थान के लिए। तो माओवाद किस लिए शुरू हुआ था? इसलिए शुरू हुआ था, बताएंगे? जो डिप्रेस्ड क्लास है, जिसके अधिकार छीन लिए गए, उनको सोशली और पॉलिटिकली लिफ्ट ऑफ किया जा सके, लिफ्ट अप किया जा सके, टू लिफ्ट ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स, उनके जो हित है वो सुरक्षित करे जा सके। तो क्या बोला? जैसे कि मान के चलो कहीं पे जमींदार किसानों का शोषण कर रहे थे, उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, तो वहां एक नेता खड़ा हुआ, उसने कहा कि भाई तुम सारे जितने भी लोग जिनके साथ शोषण हो रहा है, तुम सब मेरे साथ हो जाओ और हम बंदूकें ले लेते हैं और बंदूकें लेकर हम इसका विरोध करेंगे। ये माओवाद है। माओवाद कहां से शुरू हुआ बताएंगे जरा? चाइना से। कौन इसका नेता है? माओ जेदांग। 1950 से 60 के दौरान चाइना में चला। तो ये भी कैसा हुआ? ऐसा क्या हमारी सरकार, आप बताइए, हमारा संविधान क्या बंदूकें के दम पर या हथियारों के दम पर कोई ऐसा युद्ध छेड़ा जा रहा है जो राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन लेकर के आने की बात कर रहा है? तो क्या संविधान इसको साथी स्वीकृति देगा, एक्सेप्टेंस देगा? बताइए, यस और नो। समझते चलिए, बस थोड़ा हाँ या ना में उत्तर दोगे तो मैं समझता रहूंगा कि हाँ। ऐसा नहीं कि लिख के देना कमेंट सेक्शन में, जहां बैठे वहां बैठ के सोच के दे सकते हैं। आप कहेंगे भैया कभी नहीं देगा, तो कैसा हुआ? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हुआ। तीसरा, नक्सलवादी संगठन। नक्सलवादी संगठन, नक्सलिस्ट मूवमेंट, नक्सलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। अब ये नक्सलवाद क्या है? जैसे माओवाद चीन में पैदा हुआ कि हम जो लोगों के अधिकार छीने गए हैं उन सबके अधिकारों को हम सुरक्षित करेंगे, ऐसे ही नक्सलवाद भारत में शुरू हुआ। क्या कोई बच्चा बता सकता है मुझे? कोई साथी बता पाएगा, कोई स्टूडेंट प्यारा, कि भाई नक्सलवाद किस वर्ष में शुरू हुआ था हमारे देश में? तो आप बोलेंगे नक्सलवाद को समझते हैं, ये समझना नक्सलवाद है क्या दरअसल में। नक्सलवाद की अगर मैं बात करता हूं, ये 1967 में शुरू हुआ और वेस्ट बंगाल से शुरू हुआ, और वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग से शुरू हुआ। और उसी दार्जिलिंग जिले में एक गांव पड़ता है नक्सलवाड़ी। दार्जिलिंग जिला, गांव का नाम है नक्सलवाड़ी, नक्सलवाड़ी गांव। यहां इनके नेता थे, इसके जो लीडर्स थे, जो नेता थे, उनका नाम है चारू मजूमदार। आपसे पूछे कभी भी नक्सलवाद आंदोलन के प्रणेता कौन है? चारू मजूमदार। इनके एक सहयोगी थे कानू सान्याल, कानू सान्याल, ठीक है, कानू सान्याल हो गए इनके साथ में। नक्सलवाड़ी गांव, चारू मजूमदार। तो इन लोगों ने क्या बोला कि भाई हमारे जो हित हैं उनकी रक्षा सरकारें नहीं कर रही हैं, हमारी जो पहुंच है वो सरकारों तक नहीं है, तो हमको जो अपना रिवॉल्यूशन है वो खुद लाना पड़ेगा, हमको अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। कृषकों ने जमींदारों के खिलाफ इसको शुरू किया था अपने हितों की रक्षा के लिए, और धीरे 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 आपने देखा कि नक्सलवाद से बहुत सारे गांव प्रभावित हो गए, बहुत सारे गांव। आप मुझे बताओगे शहरों में भी नक्सलवाद होता है या नहीं? अर्बन नक्सलिज्म हमारे देश में है या नहीं, या सिर्फ वो रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में? तो आप कहेंगे भैया गांवों में फैला हुआ है, लेकिन शहरों में भी नक्सलवाद के समर्थक लोग हैं जो नक्सलवादी विचारधारा से प्रभावित है। फिजिकली नक्सलिज्म मूवमेंट जो है वो अर्बन एरिया यानी शहरी क्षेत्रों में नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो नक्सलवाद को लेकर के आंदोलन चल रहे हैं उनके समर्थन में जो शहरी लोग हैं उसी को बोलते हैं शहरी नक्सलवाद। तो गवर्नमेंट, या मैं पूछूं संविधान, कभी यह चाहेगा कि हमारे देश में इस प्रकार का कोई भी मूवमेंट चले जो हथियारों के बल पर हो? क्या नक्सलवाद को मान्यता संविधान दे सकता है? आप कहेंगे नहीं। अक्सर आप खबरें सुनते होंगे, इन नक्सलवादी नेताओं ने यहां पर सरेंडर किया। आप ऐसी खबरें भी सुनते होंगे, इन नक्सलवादियों ने यहां पर सीआरपीएफ के जवानों की हत्या कर दी।
कई बार आप सुनते होंगे कि वहां पर जो निर्दोष लोग थे वह भी नक्सलवाद का शिकार हो गए और उनकी जान चली गई। तो भैया सरकार क्यों नहीं करती है? सरकार बिल्कुल करती है। सरकार आतंकवादी संगठनों पर रोक लगाती है, सरकार माओवादी संगठनों पर रोक लगाती है हमारे देश में, नक्सलवादियों पर सरकार रोक लगाती है। कैसे? जब नक्सलवाद शुरू हुआ उसी समय पर हमारे यहां पर एक एक्ट आया था 1967 में, यूएपीए एक्ट। कौन सा एक्ट आया था? इसको लिखना कहीं किनारे पे, ठीक है। नक्सलवाद को रोकने के लिए, नक्सलवाद को रोकने के लिए बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। यूएपीए एक्ट, यूएपीए 1967 आया। यूएपीए का मतलब क्या है? अनलॉफुल, जो कानूनी रूप से, एसएससी जीडी जैसे छोटे एग्जाम में पूछ लिया यूएपीए एक्ट कब आया, 2021 एसएससी जीडी में। अनलॉफुल एक्टिविटीज, एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। यानी अनलॉफुल का क्या मतलब हो गया? गैर कानूनी गतिविधियां, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, यूपीएसआई के लिए तुमको एक्ट पढ़ना ही पड़ता है पूरा। यूएपीए एक्ट आया। अब यूएपीए एक्ट जो आया 1967 में, इसकी धारा 3 ने क्या कहा? जो इसका धारा, देखो एक शब्द तो होता है सेक्शन, और जो पॉलिटी में पढ़ते हैं वो क्या है? अनुच्छेद। तो पॉलिटी को जो डिस्क्राइब करते हैं वो आर्टिकल्स हैं, और किसी एक्ट को जो डिस्क्राइब करते हैं वो आपका सेक्शंस होते हैं। किसी अधिनियम की व्याख्या करने वाले बिंदु धारा होते हैं, और संविधान की व्याख्या करने वाले बिंदु अनुच्छेद होते हैं। हम सब करें, बात क्लियर है? अनुच्छेद और धारा के बीच कभी कंफ्यूज तो नहीं होंगे? तो इसका जो सेक्शन 3 है उसने बोला कि भाई इस तरह की सभी गतिविधियों पर रोक लगती है, और 2019 में एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें 17 संगठनों पर रोक लगा दी गई, जिसमें आपका नक्सलवादी हो गया आपका, और आपका बहुत सारे इस्लामिक संगठन थे। लिट्टे था, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, जो श्रीलंका में है। लिट्टे, ये सब हम आगे धीरे धीरे जिक्र करेंगे सबका। लिट्टे क्या था, क्यों हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई, इन्हें प्रभाकरण कौन था। तो कहने का मतलब है 17 ऐसे संगठन 2019 में जब इसमें संशोधन हुआ तो उनको क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया कि भाई तुम अपनी एक्टिविटीज नहीं कर सकते। तो मुझे एक बार बताइए आप लोग, जब हम यहां पर बात कर रहे थे असंवैधानिक संस्थाएं कैसी होती हैं, ये समझ में आया? जो संविधान का क्या करती हैं? उल्लंघन। तो सरकार क्या करेगी? उन पर रोक लगाने के लिए अपनी तरह से कुछ एक्ट लेके आती है, उन एक्ट को फिर अप्लाई किया जाता है। बात क्लियर है? तीसरी तरह की संस्थाओं की बात करते हैं। तीसरी तरह की संस्थाएं कौन सी होती हैं? तीसरी तरह की संस्थाओं को हम बोलते हैं आपका गैर संवैधानिक, जिनका मैंने जिक्र किया था। गैर संवैधानिक, इनको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब इनको समझेंगे। अगर आप क्रम से चीजों को समझेंगे तभी आप विशेष बन पाएंगे, इस बात को याद रख लेना। तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी होती हैं? याद रख लेना, ये क्या होंगी? संविधान में क्या इनका जिक्र होता है? नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि गैर संवैधानिक संस्थाएं ऐसी होती हैं संविधान में जिनके बारे में डिस्कस नहीं किया जाता है, संविधान में इनका कोई जिक्र नहीं है, नॉट डिस्कस्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान में इनका जिक्र नहीं होता है। अच्छा, दूसरी इनकी सबसे बड़ी चीज क्या है? कि संविधान को लागू करने में ये सहायक होती है। ये सबसे अच्छी डेफिनेशन बनेगी, संविधान को लागू करने में सहायक, यानी हेल्प्स इन अप्लाई द कॉन्स्टिट्यूशन। लिख सकते हैं छोटी सी बात। अब ये संविधान को लागू करने में सहायक कैसे, ये थोड़ा बताया जाए। देखो, ये दो तरह से होती है। गैर संवैधानिक संस्थाओं का जो गठन होता है ना, इनको जो फॉर्म किया जाएगा, इनका जो एस्टैब्लिशमेंट होगा वो दो तरह से होगा। या तो हमारे जो प्रेसिडेंट है वो मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल की एडवाइस पर, प्रेसिडेंट मंत्रिमंडल की सलाह पर, राष्ट्रपति मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल की एडवाइस पर गैर संवैधानिक संस्थाओं को कैसे करेंगे? प्रेसिडेंट बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या ऐसा कभी भारत में हुआ है भैया? हाँ, नीति आयोग बहुत चर्चित उदाहरण है इसका। बताइए नीति आयोग किस वर्ष में बना था? नीति कमीशन, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2015। हमने प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग को जो 1950 में बना था उसको 2015 में डिसॉल्व कर दिया, नीति आयोग बन गया। तो नीति आयोग जो प्रेसिडेंट यानी मंत्रिमंडल की सलाह पर गठन किया जाएगा उसको हम हमेशा बोलेंगे आपका कार्यकारी संस्था, एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो नीति आयोग कैसी संस्था है? कार्यकारी संस्था है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। लिखें दोस्त इस बात को, ये कैसी संस्था है? कार्यकारी संस्था। कुछ दोस्त कह रहे हैं भैया व्हाइट उस पर पढ़ाया करो हम लोग इसके, एग्जीक्यूटिव।
हम जो है इसके व्हाइट बैकग्राउंड पे पढ़ना। व्हाइट बैकग्राउंड से दोस्त आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। एक टीचर का ये ध्येय कभी नहीं होना चाहिए वो व्हाइट बैकग्राउंड पे बच्चों को पढ़ाए। ब्लैक बैकग्राउंड की पहल मेरी ही पहल है और इसके लिए मैंने जहाँ तहाँ जितने लोगों से बोला जा सका इसके बारे में बात की, मैंने बात की। एक स्टूडेंट, आप फिजिक्स पढ़ते होंगे विवग्योर, और आप जानते हैं आंखों के लिए सुग्राही रंग जो है वो या तो छात्र के लिए हरा हो सकता है, पढ़ने के लिए ब्लैक सबसे सही है। इसीलिए आपकी कक्षाओं में छोटे होते ब्लैक बोर्ड होता था। व्हाइट बोर्ड तो लिखने में आसानी हो इसलिए टीचर्स लेके आए, और नहीं तो आपके लिए क्या होता था, श्याम पट। इसको मैं व्हाइट में कन्वर्ट करा के आपको एप्लीकेशन में जब पीडीएफ मिलेगी तो व्हाइट में कन्वर्ट करा के ही भेजूंगा। डन। हैंड रिटन भेजूंगा, हाथ से लिखवा करके भेजूंगा। जितना सुंदर मैं लिख रहा हूं उससे भी सुंदर तरीके से भेजूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं। हमेशा ब्लैक पे पढ़ा करो, आंखें सुरक्षित रहेंगी। पता चले पढ़ते पढ़ते आंखें खराब कर ली तो फिर शिक्षा व्यवस्था क्या अर्थ। तो कैसे गठन होगा, मंत्रिमंडल की सलाह पर। और मंत्रिमंडल की सलाह पर जो बनेंगी संस्थाएं उनको क्या बोलेंगे आप हमेशा, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यकारी संस्था बोलेंगे। अच्छा, एक गठन होगा, एक होगा जो संसद, संसद जिनके लिए कानून लेके आएगी। और संसद जिनके लिए कानून लेके आएगी उनको हम बोलेंगे सांविधिक संस्था, स्टेचुरी बॉडीज। कैसी संस्थाएं होंगी, सांविधिक होंगी, स्टेचुरी होंगी, स्टेचुरी बॉडीज होंगी। थोड़ा सा अपने पेन को कष्ट देंगे अब। सांविधिक संस्थाएं, स्टेचुरी बॉडीज कौन कौन सी होती हैं, यानी वे संस्थाएं हुई जिनका संविधान में जिक्र नहीं है लेकिन संविधान को लागू करने में सहायक हैं। कैसे भैया, जैसे मैं आपसे पूछूं ओबीसी आयोग, क्या उसका संविधान में कहीं जिक्र है, आप कहेंगे जी भैया, तो वो तो संवैधानिक हो गई। लेकिन मैं आपसे पूछूं राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए कौन सा अनुच्छेद है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो आप कहेंगे नहीं भैया कोई भी आर्टिकल नहीं, यानी संविधान में जिक्र ही नहीं है। मैं आपसे पूछूं एनएचआरसी के लिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए कौन सा अनुच्छेद है, क्या कहेंगे आप मुझसे, बताएं फटाफट से। मैं आपसे पूछूं सूचना आयोग, जो आपका साथी इंफॉर्मेशन कमीशन है, सीआईसी बोलते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग किस अनुच्छेद में है, तो आप नहीं भैया, यानी संविधान में जिक्र नहीं है लेकिन उनका गठन संसद के द्वारा किया जा सकता है। कुछ निकाय बनाए जा सकते हैं, उनमें एक अध्यक्ष होगा, अन्य सदस्य होंगे। हम सभी कमीशन को पढ़ेंगे, सभी आयोग हम पढ़ेंगे बहुत विस्तार से। तो आप इसके उदाहरण लिख लीजिए संवैधानिक, यहां पे मैं आगे लिख दूं कुछ एग्जाम्पल, आगे चल सकते हैं, ठीक है। यूएपीए हो गया, यहां पे नोट करिए, स्टेचुरी बॉडीज, बॉडीज, बॉडीज। अरे थोड़ा रिस्पॉन्स तो दो, समझ में आ रही हैं चीजें या नहीं, कुछ मजा आ रहा है या नहीं। जब हम किसी विषय पढ़ाएंगे मजा आना चाहिए, ये तुम सबका स्नेह और प्यार है, ठीक है। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि मैं ऐसे ही कुछ भी क्यों अनाउंस कर देता हूँ, जब मैं कहीं लिखा देखता हूँ ना उसको, नवीन सर इक्वल्स टू इमोशंस, तो वो दुनिया की सबसे बड़ी कमाई लगती है। और मैं ये कहता हूँ तुमसे, हमेशा से कहता हूँ पिछले वर्षों से, इससे बड़ी कमाई कुछ है भी नहीं, बेशक कोई कुछ भी कमा ले। स्टेचुरी बॉडीज, बोलो मजा आया। सांविधिक, और अभी तो कुछ नहीं, अभी तो शुरू किया है, सब्जेक्ट जब खत्म होगा मजा तब आएगा। सांविधिक संस्थाएं, जैसे मैंने आपसे बोला अभी, एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 1993 में आया, अध्यक्ष होंगे, अन्य लोग होंगे। जैसे मैंने आपसे पूछा सीआईसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग 2005, जिसके द्वारा आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 आया, आगे पढ़ेंगे। केंद्रीय सूचना आयोग, जो चीज जहां पर पढ़नी है एक ही दिन में सब कुछ नहीं जान सकते, 2005 का है। मैं पूछूं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स, राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स, एनसीडब्ल्यू बोलते हैं इसको, एनसीडब्ल्यू 1990। क्या इन सब का जिक्र संविधान में आपके नहीं। अब आते हैं वापस, बात समझ में आई। हमारे देश में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संस्थाएं हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं। एक वो जिनका संविधान में जिक्र है, जिनको आप डायरेक्टली देख पाते हैं प्रत्यक्ष रूप से संविधान में। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, जो संविधान का विरोध करें या उसका उल्लंघन करें, ठीक है, वायलेशन करें आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, आतंकवादी संगठन, माओवादी संगठन हो गया, नक्सलवादी संगठन हो। तीसरी होती है आपका एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, जो संविधान को लागू करने में सहायक होती हैं। जैसे मैंने अभी नाम लिया आपसे, भैया ये महिलाओं पर कोई अत्याचार हो रहा है, हमारे संविधान ने कहा कि भैया महिलाओं पर कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए, मतलब धर्म, जाति और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, आर्टिकल 15 कह रहा है इस बात को। तो उसमें लिंग की बात क्या है, लिंग मतलब जेंडर के आधार पर कोई भी वायलेशन नहीं होना चाहिए कि भैया स्त्री है तो घरेलू हिंसा का शिकार हो जाएगी, ठीक है। घरेलू हिंसा सब जगह, गांवों में भी, शहरों में भी। तो घरेलू हिंसा को रोकने के लिए या महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित कैसे रखा जाए, उसके लिए पार्लियामेंट को लगा कि भाई एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसका संविधान में जिक्र नहीं है उसका गठन कर लेते हैं, तो हो गया गठन। सूचना के लिए कुछ गठन करना था, मानव अधिकारों के लिए कुछ गठन करना था, मानव के अधिकारों के लिए, कि भैया मानव के अधिकार सुरक्षित किए जा सके, ह्यूमन राइट्स को क्या किया जा सके, अधिकारों को सेव किया जा सके। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, इसका एक बड़ा जिक्र आएगा एनसीईआरटी 11th क्लास में, आपको बता रहा लोकतांत्रिक राजनीति आप पढ़ेंगे वहां पर, तो वहां पे असम का एक केस आएगा, उस केस को मैं आपको समझाऊंगा। आपको तब ये बात समझ में आएगी कि एनएचआरसी की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। चलें आगे। तो आपको मैं अगर छोटी सी बात समझूं, अब आप समझ गए होंगे, किसी राज्य व्यवस्था चलाने के लिए संसद के द्वारा बनाए गए नियम, न्यायालय सहयोगी होगा, और इन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि जो संविधान में नहीं है
तो फिर हमको क्या करना पड़ा, कुछ गैर संवैधानिक संस्थाओं का गठन करना पड़ा। वो दो प्रकार की होती हैं, जो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर, उनको एग्जीक्यूटिव बॉडीज बोलते हैं, कार्यकारी संस्था बोलते हैं। जो संसद में आपका क्या बोलेंगे, संसद में अधिनियम बना के पारित किए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं सांविधिक स्टेचुरी बॉडीज। बात क्लियर? ये मैं आपको बताना चाह रहा था। तो संस्थाएं कितनी प्रकार की होगी भैया? 3 प्रकार की संस्थाएं होती हैं। असंवैधानिक जो संगठन होते हैं आपका, उन पर सरकार रोक लगाने के लिए तरह तरह के आपका एक्ट लेके आती है, वो भी संसद में पारित अधिनियम होते हैं। स्टेचुरी बॉडीज क्यों होती हैं, एग्जाम्पल उसके हमने लिख लिए। अब आगे आते हैं, संविधान की आवश्यकता क्या है। संविधान तो हमने समझ लिया, संविधान क्या है। संविधान की आवश्यकता क्या है? व्हाट इज द नीड ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन? क्या संविधान के बिना देश नहीं चल सकता? आप कहेंगे हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, और हमारा संविधान कब लागू हुआ? इसके बीच में क्या हमारा कोई संविधान था? क्या इसके बीच में हमारे देश का कोई संविधान था? यस और नो? तो आप कहेंगे अगर देश चलाने ही की बात है, अभी आपने भैया बताया था, अगर किसी भी नेशन को चलाना है तो वहां पे कुछ व्यवस्थाएं, कुछ नियम होने ही चाहिए। जैसे एग्जाम्पल आप अपने गली से लीजिए, अपने मोहल्ले से लीजिए। शहर के बच्चे ज्यादा समझ पाएंगे, गांव के बच्चे भी ज्यादा समझ पाएंगे। आप मान के चलिए किसी गली में रहते हैं, शहर की गली में, या आप किसी गांव में रहते हैं। आपके गांव में आप जानते होंगे, ऐसा हो सकता है अलग अलग धर्मों के लोग हों। पॉसिबल है या नहीं है? हाँ पॉसिबल है। धर्म, डिफरेंट रिलीजन्स हो सकते हैं या नहीं? धर्म अलग अलग हो सकते हैं। आप कहेंगे जी भैया। मैं अगर बात करूं, उन लोगों के जो व्यवसाय हैं, ऑक्यूपेशंस, वो अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं या नहीं? आप कहेंगे जी भैया। उन लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, जो जीवन स्तर है, जो उनके रीति रिवाज है, जो उनके कस्टम्स हैं, कस्टम समझते हैं, जो प्रथाएं हैं, रिचुअल्स हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं या नहीं? आप कहेंगे जी भैया। रहने वाले तो सब एक ही जगह के हैं। ऐसे ही मैं बोलूं गली गांव से देश में भी ऐसा संभव है या नहीं है? अगर हम देश की बात करें, धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लोगों के व्यवसाय, जातियां अलग अलग हो सकते हैं, जीवन स्तर अलग हो सकते हैं। तो हमने बनाया एक नियम। नियम क्या है? संविधान। और नियम बना के हमने बोला कि सबको इसका पालन करना होगा। क्या बोला? सबको इसको ऑबे करना है, कोई डिसऑबे नहीं करेगा, सबको पालन करना है, ऐसा एक नियम आ गया। और अगर तुम इसका पालन नहीं करते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा? पनिशमेंट मिलेगा, एक दंड मिलेगा। ऐसी एक व्यवस्था की गई। आपके लिए नियम है, कोड है, उनका आपको पालन करना है। और अगर आप पालन नहीं करते हो तो उसके लिए क्या होगा? एक सजा होगी, एक सजा का प्रावधान होगा, एक पनिशमेंट तुमको मिलेगा। तो इसके बाद में क्या हो गया कि भैया नियम अब जो बने, वो कैसे नियम होंगे कि उनका हम पालन करें। मान के चलो कल को एक नियम बन जाए कि हम सबको निर्वस्त्र घूमना है, हम सब कपड़े नहीं पहन सकते, तो क्या हम ऐसे नियम को मानेंगे? यस और नो? ऐसा कोई नियम बन जाए कि हम सबको सिर्फ एक ब्रेड मिलेगा खाने को, एक रोटी मिलेगी। ऐसा कुछ नियम बन जाए कि हम सब कल से स्कूल नहीं जा सकते हैं। ऐसा कुछ नियम बन जाए कि हम सबको एक रंग के कपड़े पहनने होंगे। उत्तर कोरिया किम जोंग उन कुछ कटिंग निर्धारित करके गई, सिर की कटिंग भी यही करा सकते हो, चाहे शादी हो, तुम्हारा ब्याह हो, चाहे तुम फौज में हो, कुछ भी हो। तो क्या आप उसको मानेंगे? आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे भैया। यानी कि नियम जिनका सबको पालन करना है और उनके पालन ना करने पर पनिशमेंट है, तो या तो आप बोलेंगे भैया नहीं, मैं नियम नहीं मानूंगा। और मान के चलो तानाशाही सरकार रही तो तुमको क्या करवा देगी? इसक्या 7.62 mm AK-47, इंसास राइफल 5.56 mm, खेल खत्म। तो भैया फिर तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए लोग डरते हैं तानाशाही से। तो तानाशाही से बचना है तो क्या करना है? कुछ नियम ऐसे बन जाएं जिनका सबको पालन करना है। अब नियम कौन बनाएगा ऐसे? तो एक तो जो राजतंत्र है, जो मोनार्की है, वहां पे नियम कौन बनाता है? मोनार्की में नियम कौन बनाता है? राजतंत्र में नियम कौन बनाता है? राजा। राजा को राइट्स होते हैं इसके। राजा जिससे चाहे, जैसे चाहे वैसे नियम बनवाए। इसमें किसको अधिकार होते हैं? किंग को। लेकिन जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेसी है, उसमें नियम कौन बनाता है? तो आप बोलेंगे उसमें लोग नियम बनाते हैं क्या? जैसे हमारे देश में कोई नियम बनता है, मैं और आप बनाते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हमारे यहां पर लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र का मतलब क्या है? कि हम ऐसे लोगों को चुन लें, लोगों के द्वारा चुने गए लोगों का शासन हो, और वो जो लोग चुने जाएं वो जनता के हितों का ध्यान रखें। हम लोग तो लॉ बनाते नहीं, ना आपसे कोई पूछता, ना मुझसे कोई पूछता। जब देश का संविधान लिखा गया, ना आपसे पूछा गया, ना मुझसे पूछा गया। हम क्यों पालन कर रहे हैं उसका? क्योंकि उसकी व्याख्या समय समय पर हुई है, जिन अमेंडमेंट्स, जिन संशोधनों की जरूरत पड़ी है वो उसमें हुए हैं। ऐसे ही लोग जो होते हैं ना लोकतंत्र में, लोगों के द्वारा, लोग नहीं, लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, चुने गए प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव्स, सेलेक्टेड और इलेक्टेड बाय पीपल। लोकतंत्र क्या बोलते हैं? अब्राहम लिंकन ने क्या कथन दिया? जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। लेकिन जब आप लोकतंत्र पढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे कि दुनिया के सभी लोकतंत्र ऐसे नहीं है कि जो जनता का ख्याल ही रखते हो। जब हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को, जब डेमोक्रेसी को मैं आपको विस्तार में समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। तो नियम जो बनेंगे या तो राजा बनाएगा, या कौन बनाएगा? लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बनाएंगे। अब बात समझना, एनसीईआरटी के 4 नियम बता रहा हूं, बड़े छोटे से, लिखना, नोट करने की आवश्यकता नहीं है। जो
कुछ बड़े एग्जाम्स देना चाहते हैं उनके लिए है, बाकी एसएससी के लिए नहीं है, सिर्फ समझने भर के लिए है। तो नियम बनेंगे, उनका सबको पालन करना है। सब पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, पनिशमेंट होंगे। तो ये किसका काम है, ये संविधान का है। तो संविधान का पहला काम यह है, इसको देखिए, संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय, समन्वय का मतलब होता है संयोग, जुड़ाव आपस में। अब नियम ऐसा ना हो जाए कि किसी धर्म के लोग अन्य धर्म के लोगों के मुकाबले खुद को कम सुरक्षित महसूस करें। तो नियम कैसे होने चाहिए, जो समन्वय, संयोग को और लोगों के बीच में एक विश्वास बना रहे। तो नियम कैसे होने चाहिए, पहली बात तो जो लोगों के बीच में क्या पैदा करें, एक समन्वय और विश्वास पैदा करें, न्यूनतम, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा तो डिपेंड करता है पर्सनल पर, व्यक्ति पर, वो कितना विश्वास करेगा, पहली बात। दूसरी चीज देखिए, संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की, संविधान यह भी तय करता है कि सरकार निर्णय, संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की, ये गलत बात है यहां तक, निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, निर्णय लेने की जो पावर्स हैं, डिसीजन पावर्स किसके पास होंगी। अब ये बात समझने की है, ये एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स हैं, इनको याद रखना है। समाज में जो डिसीजन मेकिंग पावर्स होंगी वो किसके पास होंगी, और संविधान यह भी तय करता है कि सरकारें कैसे बनेंगी, यानी कि गवर्नमेंट कैसे फॉर्म की जाएगी। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मुझे आप एक बात बताओ, एक कोई गवर्नमेंट है, एक सरकार है, एक गवर्नमेंट है जो शासन करती है। उसने बोला कुछ जातियां जो हैं, कुछ कास्ट, उसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया इस बात को, व्याख्या की, कुछ जातियां अन्य जातियों की सेवा करेंगी, अन्य जातियों की सेवा करेंगी। मतलब कुछ कास्ट जो है वो सर्व करेंगी अन्य कास्ट को, कोई भी कास्ट हो। क्या किसी भी जाति के लोगों को यह मंजूर होगा? क्या हम यहां पर इक्वल लॉ की बात कर रहे हैं? क्या हमने जो समझा संविधान का अर्थ है समान न्याय, क्या उसकी बात यहां पर हो रही है? आप कहेंगे नहीं, कुछ जातियां अन्य जातियों की सेवा करेंगी, इसमें इक्वल लॉ कहीं भी नहीं है, इक्वल लॉ इसमें कहीं भी नहीं है। यह अन्यायपूर्ण है, अन्याय से भरा हुआ है, इनजस्टिस है एकदम से। तो यानी कि आपने एक सरकार को चुना था। सरकार कौन चुनता है हमारे यहाँ? अभी मैंने बताया डेमोक्रेसी में लोग चुनते हैं, लेकिन जिन लोगों को आप चुनते हैं क्या वो हमेशा बेहतरीन लोग ही होते हैं? क्या जो सरकार आप बनाते हैं वो हमेशा एक बेहतरीन सरकार होती है? क्या वो सभी लोगों के हितों का बराबर ध्यान रखती है? या वोट बैंक के लिए कई बार कुछ, आपका अगर बात करूं, अनदेखियां की जाती हैं? तो आप कहेंगे जी भैया। तो कोई ऐसा डिसीजन आ जाए तो आप कहेंगे कि आपने सरकार नहीं, एक राक्षस को जन्म दे दिया। अब इस राक्षस से कैसे बचें, कैसे बचो इससे? भाई आप ही ने चुना था, अब आपको पता चला कि आपने जिन लोगों को चुना वो ठीक नहीं है। तो लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि एक निश्चित क्रम के बाद में चुनाव होते हैं और जनता के पास वो ताकत होती है और जनता उसका बदला ले सकती है। जनता, लोकतंत्र में गलतियों को सुधारा जा सकता है। एक डेमोक्रेसी में आप रिफॉर्म्स ला सकते हैं। आप बोलेंगे भैया पिछली बार गलती हो गई, इस बार गलती नहीं करेंगे। सर जी मैं थक गई, छुट्टी कर दो। बेटा क्लास में मत आया करो प्लीज, कमजोर बच्चों के लिए क्लास नहीं है ये, उन पिछड़े, या मैं पूछूं, मैं भी बात कर रहा हूं उसी बात की, उन बच्चों के हितों के लिए है कि जो आज तक पेड कोर्स नहीं खरीद पाते थे। और जब गरीबी और लाचारी में हम होते हैं, ऐसा नहीं है, मैं उसका आपको एक सबसे बेहतरीन उदाहरण क्यों देता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि कोई आपसे बोले सूट बूट पहने आदमी कि मैं तुम्हारे संघर्ष को समझता हूं, तुमसे झूठ बोलता है। इसको वही समझ सकता है जिसके पिता किसान हैं, इसको वही समझ सकता है जिसके पिता मजदूर हैं, इसको वही समझ सकता है जो निम्न वर्ग, या मैं बात करूं इसको वही समझ सकता है जो निम्न हालातों के साथ में आगे बढ़ा हो। वहां कमजोरी के लिए पार्थ जगह नहीं है। आपको तो यह बोलना चाहिए गुरुजी रथ क्लास में रुका रहेगा, युद्ध का जब आप बिगुल बजाएंगे तब तब हम आगे बढ़ेंगे, है ना। मैंने वो सब महसूस किया है। हमारे पिताजी किसान, मैं आपको अक्सर बताता हूँ घर के हालात, तुम सब कुछ जानते हो घर के बारे में, सबको मैं बताते आया हूँ, तो मैं समझता हूँ उस बात को। और अभी भी तुम कमजोर हो जाओगे, घंटों पढ़ने से इससे दिक्कत होगी तो फिर पार्थ बड़ी दिक्कत हो जाएगी जीवन में। लड़ना भाई, फाइट करनी, फाइट। तो आपने जिस राक्षस को जन्म दे दिया उससे कैसे बचें? तो क्या बोलेंगे? तो संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास होती है। संविधान यह भी तय करता है कि सरकारें कैसे निर्मित होंगी। आपने सरकार तो बना ली, सरकार किसकी बनती है? हम आगे चल के जानेंगे कि भैया बहुमत में, मतलब कि जिसको बहुमत मिल जाता है, मेजोरिटी मिल जाती है, वो सरकार बन जाती है। लेकिन सरकार कैसी बन गई? अब सरकार से कैसे बचा जाए? तो यह संविधान का तीसरा काम है कि वह सरकार पर, संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार पर कुछ सीमाएं लगाए। क्या करे? सरकार पे क्या लगेगा? सरकार पर कुछ सीमाएं लगाएं। द थर्ड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इम्पोज सम लिमिट्स ऑन द गवर्नमेंट सो दैट इट नेवर वायलेट्स देम। अब सरकार पे भी सीमाएं होंगी। सुप्रीम कोर्ट देखेगा, आपको देगा ना, सरकार को कुछ अपने निर्णय वापस लेने पड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट सरकार को बताता है कि यह न्याय संगत नहीं है, यह है जस्टिस नहीं है, इसको वापस लो। समझ पाए?
तो तीसरा काम क्या हो गया, कुछ सीमाएं लगाएं कि उनका उल्लंघन ना हो। जैसे एक एग्जांपल समझिए, मैं बोलूं हमारे यहाँ कुछ मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं कुछ। जैसे कैसे पता चलेगा, मौलिक अधिकार स्पष्ट हो जाए, सरकार आपके मौलिक अधिकारों को ना छीन पाए, यानी मौलिक अधिकार स्पष्ट होने जरूरी है। तो संविधान ने बोला कि ऐसा करते हैं कि जीवन जीने का अधिकार व्यक्ति को दे देते हैं, कि जीवन जीने का अधिकार व्यक्ति का होगा। यस और नो? जी भैया, ये हमारे यहाँ जिक्र है या नहीं है? राइट टू लाइफ हमारे यहाँ है या नहीं है? कहीं भी भ्रमण करने का, आप देश में कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी भ्रमण की आवश्यकता किसी को है वो उसको पूरी कर पाए। या ये याद रख लीजिए, कहीं भी भ्रमण देश की सीमाओं में, विदेश भी जा सकते हैं, सबकी बात करेंगे धीरे धीरे। यानी कि अगर हम बात करें राइट टू लाइफ आपको एक बार मिल गया, और गवर्नमेंट भी जानती है आपके पास राइट टू लाइफ है, या मैं बात करूं आपको कहीं भी भ्रमण, आप जानते होंगे ना आर्टिकल 19(1)(d), मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो क्या सरकार, आपको बताना मुझे, कहीं भी भ्रमण करने का नियम आपके लिए लागू हो चुका है, संविधान में इसका जिक्र है, क्या सरकार इसको रोक सकती है या नहीं? उसको पता है कि मैं इसको नहीं रोक सकती, किन्हीं विशेष परिस्थितियों में इनको छीना भी जा सकता है। जैसे इमरजेंसी के दौरान क्या होता है, कौन कौन से आर्टिकल नहीं छीने जाते हैं बताएं जरा। जैसे मैं बात करूं, हमारे यहाँ आप जानते हैं ना इमरजेंसी, आपातकाल शब्द को जानते हैं, जानेंगे जो नहीं जानते। इमरजेंसी लग जाती है देश में, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी राज्य आपातकाल आर्टिकल 356, और फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल जो देश में एक बार भी नहीं लगा है आर्टिकल 360, राष्ट्रीय आपातकाल देश में 3 बार लगा है, स्टेट इमरजेंसी 125 बार लग चुकी है लगभग, फाइनेंशियल इमरजेंसी एक भी बार नहीं लगी है। तो जो इमरजेंसी के दौरान कौन कौन से आर्टिकल खत्म नहीं होते हैं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ये खत्म होते हैं या नहीं होते हैं? ये बने रहेंगे, बने रहेंगे, बने रहेंगे। ये बात किसमें की गई थी? जब हमारा 44th अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, देश में से इमरजेंसी हटी थी, उसके बाद में ये अमेंडमेंट हुआ कि आर्टिकल 20 और 21 बने रहेंगे। और इसके लिए जो संशोधन किया गया था वो किया गया था अनुच्छेद 359 में, आर्टिकल 359 में, आर्टिकल 359 में अमेंडमेंट करके इस बात को बोला गया था। तो आप कह रहे हैं कि अच्छा भैया, गवर्नमेंट को इस बात का ध्यान रखना है कि व्यक्ति के अधिकार ना छिने, इसके लिए नियम बनाने हैं, लेकिन कुछ विशेष इन सर्टेन कंडीशंस, कुछ निश्चित स्थितियों में उनको छीना भी जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 बने रहेंगे। आर्टिकल 20 क्या बताया? कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, अपराधों की सिद्धि में संरक्षण की बात करता है, जो 2 सिद्धि में संरक्षण है। जैसे आपने कोई एक अपराध कर दिया, एक अपराध के लिए आपको 2 बार सजा हो सकती है क्या? नहीं भैया, डबल जोपार्डी नहीं होगा, दोहरी सजा नहीं मिलेगी। मैंने आज चोरी की, आज 2 दिसंबर है 2024 को, गवर्नमेंट आपका 15 जनवरी 2025 में कुछ एक्ट लेके आई है, और उसमें आज मैंने अपराध किया, आज मेरी सजा बनती है 4 साल। 2025 में कोई गवर्नमेंट लेकर के आई एक्ट, उसमें बोला गया चोरी करने के लिए जो सजा है वो 6 साल। तो मुझे कौन सी सजा होगी, 4 साल या 6 साल वाली? तो इसको क्या बोलेंगे? उस समय के कानूनों के अनुसार ही सजा होगी जब अपराध घटित हुआ है। कभी भी मुझ पे इस बात का सेल्फ इंक्रिमिनेशन बोलते हैं, कभी भी मुझ पे इस बात के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता कि भाई मैं गिरफ्तार किया गया और मैं ही अपने पक्ष में गवाही दूं या साक्ष्य दूं, एविडेंस दूं। मुझे इस बात के लिए प्रेशराइज नहीं किया जा सकता कि मैं उनको कुछ एविडेंस इकट्ठा करके दूं, ये लो भैया, ये मुझको चोर साबित कर देंगे। तो ये जो अपराधों के लिए 2 सिद्धि में संरक्षण है, आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 21 अभी हमने बात की थी, राइट टू लाइफ। तो ये बने रहेंगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आर्टिकल 20 और 21 बने रहेंगे। जैसे आर्टिकल 19 है, क्या ये बना रहता है या छीन लेगा आपसे? अब जैसे कहीं भी भ्रमण का अधिकार आर्टिकल 19(1)(d) का है, तो ये बना रहेगा इमरजेंसी में भी। आपसे इस आर्टिकल 19(d) को क्या कर लेगा? बोले भैया इधर को आ जाओ, कहीं भी देश की टेरिटरी में तुम नहीं घूम सकते, अब तुम बंद हो जाओ, यहाँ छिन जाएगा। इतनी सी बात समझनी है, सबने बोला छिन लेगा, इतनी समझ में आ रहा है तुमको, काफी है। बात क्लियर है? तीसरा काम समझ गए? मतलब अगर हमने देखा कि सरकार हमने ऐसी चुन ली जो खराब है, सरकार के ऊपर बाउंडेशंस भी हैं, तो भैया क्या होगा, संविधान ही सरकार के ऊपर कुछ सीमाएं लगाएगा, इंपोज करेगा कुछ लिमिट, कि व्यक्ति के अधिकार जो है वो छिने ना और उनका उल्लंघन कभी ना हो। चौथा और अंतिम काम है संविधान का, चौथा काम यह है कि सरकार को जनता की आकांक्षा पूरे करने की क्षमता प्रदान करे, ताकि न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो। कैसी सोसाइटी डेवलप करनी है? जो कैसी हो, बोलेंगे ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जो कैसी हो, आपका न्यायपूर्ण समाज हो जैसा। ठीक है, कैसा होगा आपका? न्यायपूर्ण समाज, यानी कि एक जस्टिंग सोसाइटी होनी चाहिए। इसको एग्जांपल से समझे जरा, एक बात लिखें। जैसे इंडोनेशिया का मैं तुम्हें बताता हूँ। इंडोनेशिया का जब संविधान बना तो इंडोनेशिया के संविधान में ये कहा गया कि सरकार जो है ना, गरीब और अनाथ बच्चों की शिक्षा और व्यवस्थाएं करेगी। तो जितने भी गरीब लोग हैं या जितने भी अनाथ है वो सरकार की जिम्मेदारी होंगे। इंडोनेशिया के संविधान में ये बात कह दी गई। भारत का संविधान कह रहा है कि समाज कैसा होना चाहिए? न्यायपूर्ण। जैसे हमारे देश में आप जानते हो एक बड़ा चर्चित उदाहरण आता है, 1951 में एशियन गेम्स हुए थे पहली बार, 1982 में एशियन गेम्स हमारे देश में दूसरी बार हुए थे। ओवरऑल दूसरी बार नहीं, दूसरे वाले तो हुए थे 1954 में फिलीपींस मनीला में। 1982 के भारत में होने वाले दूसरे एशियन गेम्स थे। तो 1982 के एशियन गेम्स में क्या हुआ था
1982 के एशियन गेम्स में क्या हुआ था कि यहाँ पर जो भी आपका स्टेडियम बने तो वहाँ के लिए मजदूर हायर किए गए और ठेकेदारों को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। ठेकेदारों को कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स लिए उन्होंने और उनसे बोला कि भाई ये काम कराने, तो मजदूरों से काम हुआ। 1982 के एशियन गेम्स भी हो गए। बाद में पता चलता है कि ये जो मजदूर थे ना, इनके साथ न्याय नहीं हुआ, इनको बहुत कम वेजेस मिले, कम वेतन दिया गया, कम सैलरी दी गई, ठीक है, लेस वेजेस पे इनको काम कराया गया। न्यूनतम मजदूरी जितनी देनी चाहिए, आप धीरे पढ़ेंगे आगे, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, उसका जिक्र हम आगे करेंगे, तो वो न्यूनतम वेजेस इसको नहीं मिले, तो ये व्यक्ति कहाँ जाएंगे? भाई हमको तो भैया ये नहीं मिला वेतन, तो ये कहाँ जाएंगे? आप बोलोगे ये सब गए कहाँ पर? ये सब गए कोर्ट, और कोर्ट ने यहाँ पर एक निर्णय सुनाया। कोर्ट ने बोला कि ये जितने भी मजदूर हैं यहाँ पर, इनके साथ जो है ज्यादती हुई है, जस्टिस नहीं हुआ है, इन सब की सैलरी इनको दी जाए और वो ठेकेदारों से वसूली जाए। हो गया जस्टिस। इस व्यक्तियों ने क्या यहाँ पर मतलब आपका करप्शन का प्रयास भी किया, लेकिन करप्शन के खिलाफ भी कोर्ट ने नोटिस दे दिया। तो कैसा समाज हो गया आपका? ऐसा समाज होना चाहिए न्यायपूर्ण समाज। एक और उदाहरण जो मैं आपको बता रहा था, मचल लालूंग, बहुत चर्चित केस है इंडिया का। मचल लालूंग असम का था, 23 वर्ष का था ये, ठीक है। 1951 में इसको हिरासत में ले लिया गया। तो 1951 में जब इसको हिरासत में लिया गया, आप समझना आप मेरी बात को, मैं क्या टिप्पणी करना चाहूंगा। तो होता यह है कि इस व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया। मुकदमा क्या था भैया? मुकदमा था सामान्य मारपीट का। जब आप आईपीसी इंडियन पिनल कोड को पढ़ते हैं, इंडियन पिनल कोड 1860 जो आपका 1862 में लागू हुआ, तो अभी तो वो बीएनएस हो गया, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। तो उसमें क्या होता था उस समय पर? आपका होता था सेक्शन 323। मुझे इस वजह से ध्यान है, ऐसा नहीं कभी सोचे, तो मैं पढ़ाता था उस टाइम पे आईपीसी यूपीएसआई के लिए। तो 323 मारपीट, फिर उसमें बहुत सारी कैटेगरी, 325 है, 328 भी है कि भाई गंभीर चोटें आ गई। तो उस पर 323 का एक मुकदमा था, यानी कि सामान्य मारपीट का। कितने दिन जेल रह सकता है बताओ? कितने दिन जेल में रखा जाए इसको? ये जो प्रावधान है उसके अनुरूप रखा जाए, ऐसा थोड़ी। ये व्यक्ति जेल में पड़ा रहा। इसकी सुनवाई के लिए खुद आपका जो जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन में भी जो जेल प्रशासन था, जेल प्रशासन ने भी चिट्ठियां लिखी कि ये आदमी यहाँ जेल में पड़ा हुआ है, इसकी कोई सुनवाई करने नहीं आता, गरीब व्यक्ति, इसकी सुनवाई तो कर लो। भाई साहब ये 2005 में रिहा हुआ, कितने साल जेल में रहा। यहां पर भी मानवाधिकार संगठनों को इसके बारे में पता चल गया, ह्यूमन राइट्स कमीशन को, उनके लोगों ने इसकी पैरवी की, 2005 में रिहा हुआ। 2005 कितने साल कैद है बताओ? 54 ईयर्स। एक गरीब व्यक्ति था, जेल में 54 वर्षों तक पिसता रहा। ह्यूमन राइट्स कमीशन को इसकी याद आई, नहीं आती तो शायद पूरा जीवन वहीं खत्म हो जाता। तो अगर मैं पूछूं कि न्याय क्या सभी वर्गों के लिए समान है, क्या ये प्रैक्टिकल है? जैसे माओ जेदांग का स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ दिखावा है, आप ये कहेंगे भैया हाँ, ऐसा प्रैक्टिकली हमने देखा है कि गरीब व्यक्ति को न्याय मिलने में बहुत देरी होती है और जो अमीर वर्ग है उसको न्याय में ज्यादा सहूलियत होती है। उसी का ये केस है मचल लालूंग असम का, याद रख लेना। कोई दिक्कत? संविधान की बात समझ में आई? बात क्लियर है? क्लास को कंटिन्यू कर दिया जाए या कल की क्लास में समझा जाए? अब एकदम सारे बोलेंगे भैया कल 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 कल। अब जो संविधान की हम बात कर रहे हैं, एक छोटी सी लाइन लिख लो बस। ज्यादातर देशों का संविधान लिखित होता है, और कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि भैया संविधान हमारा कैसा है, उसकी विशेषताएं क्या है। ज्यादातर संविधान लिखित होते हैं, अनलिखित भी होते हैं। अलिखित, अनरिटन, किन किन देशों का अनरिटन है? भारत का संविधान लिखा गया तो कैसे लिखा गया? हाँ हाँ, बोले आज कराओ जी, आज कराओ। कुछ कह रहे कल कंटिन्यू, ये वो वाले हैं जिन्होंने ये बात सुनी ना कि कल के लिए मना करेंगे। नहीं, मैंने आपसे बोला मैक्स टाइमिंग 1.5 आवर रहेगी। हमको बहुत लंबा चलना है, एक ही दिन में एक कक्षा हमको नहीं करनी है, हमको बहुत लंबी जर्नी तय करनी है दोस्त। 6 महीने कोई छोटा समय नहीं होता, 6 7 8 महीने को बड़ा समय होता है। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी जो भी जरूरतें होंगी या जो भी महत्वाकांक्षाएं आपकी होंगी, उन पर मैं खरा उतरूंगा, ठीक है। टीम खरा उतरेगी। बस आप जो अपना ये प्रीसियस टाइम हमें दे रहे हैं, यही हमारे लिए प्राइज है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी कीमत है। आप सब लोगों का जो प्यार है ये बहुमूल्य है, और इसमें कोई दोराई नहीं है। इसके लिए कोई उसे किसी और परिप्रेक्ष्य से देखे तो वह गलत होगा। इसके लिए लोग तरसते हैं कि प्यार कमाने के लिए। तो मिलते रहेंगे ऐसे ही, किसी दिन 1 घंटा, किसी दिन 1.5 घंटा। बस ये कि माइंड में 2 घंटे का ये टाइम स्पेस खाली रखो, 1 से 3, ठीक है। ये स्पेस खाली रखना है और चीज़ों को कल रिवाइज करके आना है। एक बार 5-5 मिनट हर रोज रिवाइज करके आएंगे। पीडीएफ के लिए मैं आपको बता चुका, जीएस स्ट्रेटजी की मेरी वीडियो देख लीजिए, एप्लीकेशन पर ये पीडीएफ मिल जाएगी। RWA कल नहीं बताऊंगा, आज ही बता रहा हूँ। रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन जिनके पास नहीं है, इसको डाउनलोड करो। उसमें जाओ, एक फोल्डर आएगा RWA SSC। RWA SSC में जैसे ही जाओगे तो पीडीएफ नोट्स पर जाना, और पीडीएफ नोट्स में जैसे ही जाओगे तो RWA नाम से नायक बैच दिख जाएगा। और नायक का मतलब यू विल बी अ हीरो, यू विल बी अ हीरो। लड़कियां भी हीरोइन नहीं, बोले नायक बनेंगे भैया, हम नायिका नहीं बनना, हम नायक बनेंगे। हम भी घर की स्थितियों को जो संभाले वही नायक है। उसमें हम पॉलिटी को पढ़ रहे हैं तो हम लिंग का अंतर तो बिल्कुल नहीं करेंगे, सब नायक हैं, ठीक है। तो नायक बैच नाम से आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। इसकी हैंड रिटन पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। हैंड रिटन पीडीएफ में अच्छे से मिलेगी, दोनों लैंग्वेज में, है ना, बाइलिंगुअल मिलेगी, बाइलिंगुअल, ओके। यही उम्मीदें होंगी ना आपको। बोर्ड पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, यही मैं आपके लिए कर सकता हूँ, ओके।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मिलेंगे कल रिवीजन के साथ में। ओके, बाय बाय, टेक केयर। उससे पहले छोटा सब सुन जाओ, आज की क्लास के लिए 2 वर्ड्स लिख देना, क्योंकि पहली जर्नी है, हमारी शुरुआत है। आप सबका प्यार ही इसमें बनाए रखेगा, तो वो कमेंट करके जरूर बताएं कक्षा कैसी लगी, और बस आगे बढ़ते रहें, बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू, नमस्ते।